Ji, Assalamu alaikum. As you all know that we are done with the first part of our course, that was working on database, जो कि ऑलरेडी बना हुआ हो, हम उसको मैनेज कर रहे थे. मैनेज इन व्हाट सेंस हम कर रहे थे, अगर हम इससे पहले लिखें तो मैनेज हम कर रहे थे. फॉर एग्ज़ाम्पल हम नया डेटा ऐड कर रहे थे. हम और क्या कर रहे थे, हम अपडेट कर रहे थे जो ऑलरेडी आपके पास डेटा था उसको. और हम क्या कर रहे थे, और हम ये काम कर रहे थे कि हम डेटा को डिलीट कर रहे थे, डिलीट डेटा कर रहे थे या उस डेटा को यूज़ कर रहे थे. ठीक है, ये 4 काम थे जो बेसिकली हम कर रहे थे कि हम नया डेटा ऐड कर रहे थे, ऑलरेडी जो हमारे पास डेटा था उसको अपडेट कर रहे थे, डेटा को डिलीट कर रहे थे और डेटा को यूज़ कर रहे थे. ठीक है, यानी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और यूज़ डेटा मतलब सेलेक्ट करके जो हमारे पास चीज़ें आती थी उन्हें हम शो कर रहे थे, और वट एवर मतलब हम उस डेटा का जैसे भी इस्तेमाल कर रहे थे. बेसिकली ये सारा काम हम किसके ऊपर कर रहे थे, एक डेटाबेस था जो ऑलरेडी से बना हुआ था. आप लोगों के साथ आप लोगों को भी पता है कि एक डेटाबेस जो था वो आप इंपोर्ट करते थे अपने सिस्टम में, न्यू डेटाबेस और उसके बाद इंपोर्ट डेटाबेस. वहाँ से जाके आप एक डेटाबेस को इंपोर्ट करते थे और आप उसके ऊपर ये सारे फंक्शंस अप्लाई कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके पास आपकी मर्ज़ी का डेटा स्टोर हो जाता था, अपडेट हो जाता था, डिलीट हो जाता था, और फिर आप उसको जब भी चाहते थे शो करवा सकते थे, कहीं यूज़ कर सकते थे. ठीक है, सो ये सब था डेटाबेस मेंटेनेंस वाले काम, मैनेजमेंट वाले काम. अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है विच इज़ बेसिकली अ प्री रेक ऑफ डेटा मैनेजमेंट, दैट इज़ डेटाबेस डिज़ाइन. ऑल्दो ये काम पहले का है कि आप एक डेटाबेस डिज़ाइन करें, लेकिन कोर्स इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि आप लोग डेटाबेस डिज़ाइन बाद में देखते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट पहले देख लेते हैं. ठीक है, सो नाउ दैट यू आर डन विद दैट फेज़ कि जहाँ पे आपने डेटाबेस को यूज़ करना सीख लिया है, अब हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस को डिज़ाइन करना सीखेंगे. कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक क्लाइंट मेरे पास आता है और वो मुझसे कहता है कि मुझे एक नई वेबसाइट बनानी है, तो बना दो. तो आप उसका वेब का काम तो जो साथ साथ करेंगे, साथ में उसका डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे. उसके क्या डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं वो देख लेते हैं. रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है वो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि उसको चाहिए क्या क्या. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई आके कहता है कि यार मैं एक, जैसे आपको भी पता है पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोग अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे, तो अगर इस सूरत में लेट्स सपोज़ आपके पास कोई आके कहता है कि मैंने ऑनलाइन अपना बिज़नेस शुरू करना है, तो आप उससे पूछेंगे आपका किस चीज़ का बिज़नेस है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या क्या चीज़ें सेल करना चाह रहे हैं, या आप जो है ना कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं. फिर आप उससे ये पूछेंगे कि आप लेट्स सपोज सर्विस अगर प्रोवाइड करेंगे तो कितने दिनों में शिप कर देंगे, पैसे किस तरह से लेंगे, कौन कौन सी सर्विसेज आप जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज अगर बनाना चाहें तो किस तरह से. फॉर एग्जाम्पल मतलब इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप उससे लेंगे. आप उससे पूछेंगे आपके एंड पे कौन कौन होगा जो इसको रन कर रहा होगा, कि आप अकेले होंगे या आपके अलावा कोई और लोग भी होंगे, किसके पास कौन कौन सी जो है वो किस किस तरह के इख्तियारात किस किस बंदे के पास होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल एक नया प्रोडक्ट सिर्फ आप ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर देख आपके और भी एम्प्लॉयज़ सकते हैं और वो ऑर्डर देख के उसे डिस्पैच करवा सकते हैं. इस तरह की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं. ये इस तरह से जो है ना आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला काम करते हैं. उसके बाद आप एक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बनाते हैं. उस कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन को आप चेंज करते हैं इन लॉजिकल डिज़ाइन, और फिर आप क्या करते हैं, आप एक फ़िज़िकल डिज़ाइन बना देते हैं. ठीक है, अगर इनको हम अलग-अलग देखें इन डिफरेंट स्टेप्स को, तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. जी, जैसे हम पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे बात कर रहे थे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग में बेसिकली आप कोशिश करते हैं कि आप जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन यूज़र से निकलवा सकें. सो मेनली ये जो काम है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है. आपकी एक सॉफ्टवेयर
इंजीनियरिंग की जो टीम होती है वो एक यूज़र के साथ बैठती है, उन्हें पता होता है कि रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर करनी है, उनसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है, उनसे सब कुछ कैसे पूछना है। और फिर ऐसे आप क्या करते हैं कि एक पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन की जो लिस्ट जो है ना अपने पास तैयार कर लेते हैं। आपकी तरफ से आपके एंड पे क्या क्या होगा, दूसरे एंड पे क्या क्या होगा, क्या आप किसी किस्म का डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, क्या आप किसी किस्म का कूपन प्रोवाइड करेंगे जिसको यूज़र बाद में यूटिलाइज़ कर सके कि नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपके एंड पे कौन कौन डील कर रहा होगा, किस किस टाइम के ऊपर यूज़र को जो है ना वो ईमेल सेंड करनी है, कौन कौन सी कंफर्मेशन की आपने कौन से स्टेप रखने हैं। पहला प्रोसेसिंग हो गया, उसके बाद आपने स्टेटस चेंज करके उसका रख दिया, डिस्पैचिंग में चला गया, डिस्पैचिंग के बाद अब कुरियर सर्विस को चला गया, आपने एक नंबर जो कुरियर सर्विस वालों ने अलॉट किया आपने वो शेयर कर दिया। आप लोगों ने अगर इस टाइम में ऑनलाइन कोई ना कोई वो की होगी, अगर शॉपिंग की होगी तो आप लोगों को भी पता होगा दैट देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर्स विच आर फॉलोड बाय डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट सेलर्स, और उसके हिसाब से उनकी अपनी एक बनी हुई जो होती है ना वो वेबसाइट होती है। हाँ, एक मेन स्केलेटन वो सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपने उनमें सब में डिफरेंस देखा होगा कि वो किस तरह से डिफरेंट तरह से जो है ना वो काम कर रही होती हैं। फिर आपने देखा होगा कि जैसे आपके पास जो डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं उनमें डिफरेंट तरह की चीज़ें जो मिल रही होती हैं, कहीं में किसी तरह से कैटेगराइज़ किया गया होता है, कहीं में किसी तरह से कैटेगराइज़ किया गया होता है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आप यूज़र से गेट करते हैं। देखें, जब आपके पास एक यूज़र आता है ना जो कि नॉन टेक्निकल बनता है, वो आपको सिर्फ ये बताएगा मेरा ऐसा बिज़नेस है और इस बिज़नेस को चलाने के लिए ना मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन कुछ बना लूँ। वो आपसे इस तरह से बात करेगा बस। अब ये बाकी इन्फॉर्मेशन जो निकालनी होती है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम होता है कि उनसे इस तरह की रिक्वायरमेंट्स निकाली जाएँ कि फिर उन रिक्वायरमेंट्स पे जो है वो आप आगे काम कर सकें। ठीक है। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे हम इतना ज़्यादा काम नहीं करेंगे, हम बेसिकली कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन से काम करेंगे क्योंकि वो मेनली काम होता है जो आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ेंगे। ठीक है। सो हम लोग बेसिकली मूव करेंगे टूवर्ड्स कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन। कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है कि आप ना क्लाइंट के लिए ना एक फ़्लो चार्ट बना लेते हैं, एक पिक्टोरियल फॉर्म में फ़्लो चार्ट बना लेते हैं विच इज़ ईजी फॉर क्लाइंट टू अंडरस्टैंड। इनएक्सपेंसिव होता है, छोटे मोटे टूल पे बन जाता है, बनाना इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। फ़ायदा इसका ये हो जाता है कि जब यूज़र इसको देखता है ना तो उसे भी कुछ ना कुछ समझ आ जाती है। एक फ़्लो चार्ट है, एक डायग्राम है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यूज़र इधर चला जाएगा, यहाँ से यूज़र इधर चला जाएगा। तो इस तरह की चीज़ ना एक क्लाइंट के लिए समझना भी आसान हो जाता है, बजाय इसके कि अगर आप उसे डेटाबेस स्कीमा की शक्ल दिखाएंगे ना वो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे कि कुछ इस तरह की चीज़ कि जैसे राइटर जो है वो क्रिएट करता है नावल को और कंज्यूमर जो है वो बाय करता है नावल को। अब वैसे अगर टेबल बने होते तो शायद उनके थ्रू समझना एक आम इंसान के लिए मुश्किल होता, लेकिन जैसे जैसे आप उसको बताते जाए ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो रेक्टेंगुलर आपके पास जो है ना वो डब्बे बने हुए हैं वो बेसिकली नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपके पास साथ में जो है ना वो डायमंड शेप जो आपके पास फिगर है वो बेसिकली वर्ड को या उनके दरमियान रिलेशनशिप को बता रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइटर और नावल के दरमियान में ये रिलेशनशिप है कि राइटर जो है वो नावल लिखता है या क्रिएट करता है, और कंज्यूमर और नावल के दरमियान में ये रिलेशनशिप है कि कंज्यूमर जो है वो नावल को ख़रीदता है। तो आपने वो वाला रिलेशनशिप जो है ना वो उसके अंदर लिखा हुआ है। सो इसको बेसिकली क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन। सो पहले आपने क्या किया, यूज़र से इंफॉर्मेशन ली और उसे आपने ना ऐसा डिज़ाइन बना के दिखा दिया। डिफरेंट किस्म के टूल्स होते हैं जिन पे आप ऑनलाइन मौजूद होते हैं, आप उनके ऊपर डिफरेंट तरह के जो है ना वो टूल्स के थ्रू जो है ना आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ये इजी टू अंडरस्टैंड होती है, और साथ ही साथ जब आप एक डायग्राम बनाते हैं तो आप यूज़र के साथ जो है ना वो शेयर भी कर देते हैं, आप यूज़र को दिखा भी देते हैं, और यूज़र को दिखा के जो है ना उससे पूछ भी लेते हैं कि भाई हमें ये समझ आया है कि आप ये कह रहे हैं, कि आप यही बात कह रहे हैं। अगर वो बात ना हो तो उसकी एडिटिंग आसान है, ये सिर्फ रिलेशनशिप हैं जो आप ऐसे बना रहे हैं, आप इसको एडिट करके जैसे भी यूज़र चाहे आप
इसको जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप डेटाबेस बनाएं। आपने देखा ही है कि डेटाबेस पे बाद में कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, जो कि विद पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा ही हो रही हैं। आप लोगों ने खुद देखा है कि कुछ जो ऑपरेशंस हैं वो इतने ज़्यादा आसान नहीं होते कि आप प्राइमरी की, फॉरेन की या इस तरह की चीज़ें जो है ना चेंज कर सकें, डिलीट कर सकें। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम इस पिक्टोरियल फॉर्म में जो है ना इस तरह के मसले अपने एंड पे भी और यूज़र की जो हमारा क्लाइंट है उसके एंड पे भी किसी किस्म के जो क्लैशेस होना ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इसी चार्ट पे ही ना ख़त्म हो जाएं। आपको भी पूरी चीज़ समझ आ जाए कि बनाना क्या है, और यूज़र से भी आप तसल्ली करवा लें, क्लाइंट से भी आप तसल्ली कर लें कि आप यही बनवाना चाह रहे थे ना जो हम बना रहे हैं। सो वंस वी आर डन विद कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, तो उससे नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास लॉजिकल डिज़ाइन। आप जब ये कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बना लेते हैं तो आप एक ना टैबुलर फॉर्म बना के देते हैं यूज़र को, कि यूज़र को नहीं, अपने कुलीग को, उसको जिसने डेटाबेस डिज़ाइन करना होता है। अपनी कंपनी में उन लोगों को जिन्होंने डेटाबेस डिज़ाइन करना होता है, आप उनको क्या करते हैं, इस फ्लो चार्ट को टैबुलर डिज़ाइन में जो है ना वो कन्वर्ट कर देते हैं, यानी आप टेबल्स बना देते हैं। यानी कि वो वाली फॉर्म जो आपको मिली थी, जिससे आप जिन टेबल से आप आगे डेटाबेस स्कीमा बनाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह की फॉर्म में जो है ना वो आप कन्वर्ट करते हैं। एंड वंस यू आर डन विद दिस, आपको पता है कि अगर आपको इस फॉर्म में कोई चीज़ मिल जाए जिसमें फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशनशिप और प्राइमरी की है कौन सी, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो आप आराम से डेटाबेस स्कीमा बना सकते हैं, यानी क्यूरीज लिख सकते हैं जिसमें आप इन टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं विद ऑल द रिलेशनशिप दैट दे हैव। सो टैबुलर फॉर्म में आप क्या करते हैं कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है आप उसको टेबल बना लेते हैं। इसके साथ साथ आप उस इन्फॉर्मेशन में से ये चीज़ भी आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी प्राइमरी की होगी, कौन सी यूनिक की होगी, कौन सी की मतलब यूनिक की का मतलब ये है कि वो प्राइमरी की तो नहीं होती, लेकिन एक तरह से सेकेंडरी की या आप कह सकते हैं कैंडिडेट की होती है, कि वो कहती है कि हाँ मैं भी प्राइमरी की तो नहीं हूँ, लेकिन जो प्राइमरी की वाला काम है यूनिकनेस को बरकरार रखने वाला, वो मैं भी कर सकती हूँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टेबल, फिर आप ये बताते हैं दोनों टेबल्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। दोनों टेबल्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है बताने का मतलब ये है कि आप ये डिफ़ाइन करते हैं कि आपने जब दोनों टेबल्स को मिलाना है आप कैसे मिला सकते हैं कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल की फॉरेन की बन जाए। तो फिर आप ये डिसाइड कर रहे होते हैं बेसिकली कि कौन से टेबल की प्राइमरी की जो है वो कौन से टेबल की फॉरेन की बनेगी इस रिलेशनशिप में। एंड वंस यू आर डन विद दिस विल हेल्प यू टू मेक अ स्कीमा, एन एक्चुअल डेटाबेस जो आप बनाते हैं, क्रिएट टेबल करके जो है वो आप डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, सो इन दो स्टेप्स के बाद क्या आ गया, आपके पास एक फिज़िकल डिज़ाइन आ गया, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिकल डिज़ाइन। जो आपने टेबल्स बनाए हैं उनकी आप क्यूरीज लिखते हैं, क्यूरीज के साथ साथ आप सिक्योरिटी या एक्सेस राइट भी लगाते हैं, कौन से टेबल्स को कौन ये इस लेवल पे भी हो सकता है, और ये जो होता है यूज़र एंड लेवल पे भी हो सकता है, यानी कि जो अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उस पेज के लेवल पे भी आप कर सकते हैं। खैर इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से प्रोग्रामिंग करें, लेकिन आप इस लेवल पे सिक्योरिटी और एक्सेस राइट भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो क्लाइंट ऐड नहीं कर सकता, सिर्फ कंपनी ऐड कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ऑर्डर करना है तो वो कंपनी के लोग नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी के लोग जब एज क्लाइंट लॉगिन करेंगे तो वो कर सकते हैं। यानी कौन किस टेबल को किस वक्त चेंज कर सकता है या एक्सेस कर सकता है, इस सब चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन भी कभी कभी हो जाती है, यानी सिक्योरिटी और एक्सेस राइट जो हैं वो यहाँ पे पता लग जाते हैं। ठीक है, सो वंस यू आर डन विद दैट आप उसी पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ से एक्चुअली हमने स्टार्ट की थी अपनी क्यूरी लिखनी। ठीक है, सो अगर हम दोबारा से देखें पॉइंट्स को तो वो कौन से हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, डेटा गैदर किया। डेटा किससे गैदर करना था, हमने अपने क्लाइंट से। क्लाइंट जो है वो नॉन टेक्निकल बंदा है, उसे सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट का पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसे ये नहीं पता कि आपको किस ज़ुबान में बताना है। किस ज़ुबान में बताने का मतलब ये है कि वो आपको आके ये नहीं कहेगा कि यार मैंने ना एक सिस्टम बनाया है तो मुझे ना एक डेटाबेस बना दो, एक उसमें ना क्लाइंट का टेबल बना दो, एक उसमें प्रोडक्ट का टेबल बना दो, एक उसमें जो है ना वो ऑर्डर का टेबल बना दो। उसे नहीं पता इन टेबल्स का या इन चीज़ों का। वो आपसे सिर्फ आके ये कहेगा मैंने एक सिस्टम बनाना है और उसकी मैं चाहता हूँ उसमें ये काम हो जाए। वो आधी बातें आपको बताएगा, आधी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है बतानी आपको ज़रूरी है। आप क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला काम खुद करेंगे। वंस यू आर डन विद दैट आप एक ऐसी आप अगर सीधा टेबल्स पे चले जाएंगे तो
टेबल्स भी शायद उसके लिए समझना मुश्किल हो, आप दरमियान में एक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बनाएंगे, यानी कि एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसमें अंग्रेज़ी और उसके जो सिंबल्स हैं, जो उसके डिफरेंट डायग्राम्स हैं, वो इतनी सिंपल और सादा रखेंगे कि वो यूज़र के लिए समझना भी आसान होगा। एक दफ़ा उसके साथ बैठें, 2-3 सेटिंग्स उसके साथ करें, आप उसे बताएं कि आपको क्या समझ आई है, वो आपको बताएगा कि आपको जो समझ आई है वो ठीक आई है कि नहीं आई है। हो सकता है इतनी सारी चीज़ें हो जो उसने मिस की हो, जो आप उससे पूछ रहे हो, इतनी सारी चीज़ें हो जो उसे पता ही ना हो, आपको बताने की ज़रूरत है, आप उससे पूछ लेते हैं। सो कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन में 99% कोशिश करें कि सब कुछ ठीक हो जाए इसी लेवल के ऊपर, बजाय इसके कि आप बाद में जाके चेंज करें। अच्छा, जब आप ये चीज़ कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने जो डेटाबेस बना रहा होता है ना, उसे टैबुलर फॉर्म में देना होता है। और आप क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुअल अपने डिज़ाइन को ही क्या करते हैं, लॉजिकल डिज़ाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब आप उसे लॉजिकल डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं, टेबल्स बनाए, टेबल्स बना के फॉरेन की प्राइमरी की के रिलेशनशिप्स बनाए, सारा कुछ बनाने के बाद क्या किया, जिसने डेटाबेस स्कीमा बनाना है उसको दे दिया, भाई ये डेटाबेस जो है ना, ये हमारी जो है ना वो डायग्राम है, अब इस डायग्राम को टैबुलर फॉर्म में डायग्राम है और इसे अब किस में कन्वर्ट कर दो, उसको अब एक स्कीमा बना दो, यानी कि टेबल्स क्रिएट कर दो, ये वाला डेटाबेस क्रिएट कर दो। सो ये 4 स्टेप्स हैं। इनके ऊपर इनमें से जो सबसे पहला वाला है बेसिकली कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन वाला, और उसमें ईआर डायग्राम बनती है, वो हम सबसे पहले करेंगे। फिर ईआर डायग्राम को जो है ना वो टैबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम वो देखेंगे। और फिर आखिर में जो है ना वो हम लोग स्कीमा वाला काम, लेकिन आखिर नहीं, वो बेसिकली हम शुरू में ही कर चुके हैं कि हमने क्रिएट करना देख लिया है कि क्रिएट कैसे करते हैं, एक नया टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन।